उफ अल्लाह अम्मी, पानी। सजल के खुश्क और कांटों की तरह छुपते हुए हलक से बामुश्किल ये अल्फाज निकले। इसका सर बुरी तरह चकरा रहा था और मेदे में जैसे आग लगी हुई थी। वो बाथरूम के ठंडे फर्श पर निढाल पड़ी थी। इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि उठकर वापस बेड तक जा सके। गुज़िश्ता 3 घंटों से इसकी हालत गैर थी। मुसलसल उल्टियां और चक्करों ने इसे अधमुआ कर दिया था। कोई है? इसने दोबारा मध्यम आवाज में पुकारा, हालांकि वो जानती थी कि इसकी आवाज इस बंद कमरे की दीवारों से टकरा कर वापस आ रही है। घर में हू का आलम था। आज दोपहर ही अम्मी अब्बू और भाई करीबी शहर में एक शादी में शिरकत के लिए गए थे। सजल ने इन्हें जबरदस्ती भेजा था कि वो बस आराम करेगी। हॉस्टल के मेस के खानों ने शायद फूड पॉइजनिंग कर दी थी। वो नहीं जानती थी कि रात होते होते इसकी तबीयत इतनी बिगड़ जाएगी। वो घुटनों के बल रेंगती हुई बामुश्किल बेड के पाए तक पहुंची और कालीन पर सर टिका दिया। आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। पसीने से इसके कपड़े भीग चुके थे। 19 साला सजल, जो अभी कल ही हॉस्टल से आई थी, इस वक्त मौत और जिंदगी की कश्मकश में लग रही थी। अचानक बाहर के दरवाजे पर आहट हुई, फिर किसी के भारी कदमों की आवाज लाउंज में गूंजी। सजल का दिल जोर से धड़का। इस वक्त कौन हो सकता है? चोर, डाकू? इसने उठने की कोशिश की, लेकिन कमजोरी आरे आ गई। कमरे का दरवाजा जोर से खुला और रोशनी का एक रेला अंदर दाखिल हुआ। सजल ने नींवा आंखों से देखा। दरवाजे के फ्रेम में एक तवील कामत साया खड़ा था। सजल, एक मर्दाना और जानी पहचानी भारी आवाज में तशवीश थी। वो शहराम था, इसका शौहर। इससे 4 माह पहले निकाह हुआ था। 26 साला शहराम, जो रिश्ते में इसका खालाजाद भी लगता था, और 4 माह पहले इनका निकाह हुआ था। रुखसती अभी बाकी थी क्योंकि सजल की पढ़ाई चल रही थी। शहराम, इसके लबों से बस सरगोशी निकली। शहराम तेजी से आगे बढ़ा। इसने सजल को जमीन पर पड़े देखा तो इसके चेहरे का रंग फक हो गया। वो फौरन झुका और सजल का सर अपने बाजू पर रखा। क्या हुआ है तुम्हें? तुम जमीन पर क्यों हो? और ये पसीना? शहराम ने इसकी पेशानी पर हाथ रखा तो वो तप रही थी। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। उल्टी, चक्कर। सजल ने बामुश्किल कहा, बहुत तबीयत खराब है। घर वाले कहाँ हैं? फोन क्यों नहीं किया मुझे? शहराम की आवाज में गुस्सा और फिक्र दोनों शामिल थे। इसने एक लम्हा जाया किए बगैर सजल को बाजू में उठा लिया। नहीं शहराम, छोड़े मुझे, मैं ठीक हो जाऊंगी। सजल ने कमजोर मजामत की कोशिश की। इसे शर्म भी आ रही थी और खौफ भी। घर में कोई नहीं था और शहराम का यूं आना मुनासिब नहीं था। चुप करो बिल्कुल। हालत देखिए अपनी, लाश बनी पड़ी और कह रही हो ठीक हो जाऊंगी। शहराम ने डांटते हुए इसे बेड पर बिठाया, नहीं बल्कि सीधा बाहर की तरफ चला। मैं तुम्हें अस्पताल लेकर जा रहा हूं। लेकिन मैंने कहा खामोश। इसने सख्ती से कहा और इसे लेकर बाहर खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। गाड़ी स्टार्ट करते इसने सीधा बढ़ा दी। रात की 2 बज रहे थे। सड़कें सुनसान थीं। शहराम बार बार मुड़कर साइड सीट पर नीम बेहोश पड़ी सजल को देख रहा था। इसके दिल में अजीब सी घबराहट थी। वो तो बस इत्तेफाक से इधर से गुजर रहा था। लाइट जलती देख कर रुक गया था कि शायद कोई मसला ना हो, और अच्छा हुआ कि वो रुक गया। अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचते ही शहराम ने डॉक्टर्स को पुकारा। लेडी डॉक्टर फौरन स्ट्रेचर ले आई। डॉक्टर प्लीज देखें, इससे ये कुछ खा पी नहीं रही, मुसलसल उल्टियां कर रही है, शायद फूड पॉइजनिंग है। शहराम ने सांस फूली हुई हालत में वजाहत की, आप बाहर तशरीफ रखें, हम चेक करते हैं। नर्स ने इसे बाहर रोक लिया और सजल को इमरजेंसी वार्ड के अंदर ले गई। शहराम बेचैनी से राहदारी में टहलने लगा। इसके माथे पर भी पसीना आ गया था। वो सजल से मोहब्बत करता था, बहुत शिद्दत से। 4 माह पहले निकाह हुआ था, लेकिन इसने कभी हदूद पार करने की कोशिश नहीं की थी। वो रुखसती का इंतजार कर रहा था। आज सजल की ये हालत देखकर इसका दिल मुट्ठी में आ गया था। तकरीबन आधे घंटे बाद लेडी डॉक्टर बाहर निकली। इसके चेहरे पर संजीदगी थी। मिसेस शहराम के शौहर कौन है? जी मैं हूँ। शहराम तेजी से आगे बढ़ा। कैसी है वो अब? क्या हुआ इसे? कोई सीरियस फूड पॉइजनिंग तो नहीं? डॉक्टर ने अपने हाथ में पकड़ी फाइल पर एक नजर डाली और फिर अजीब नजरों से शहराम को देखा। इसकी नजरों में एक सवाल था, एक उलझन थी। मिस्टर शहराम, आपकी वाइफ को फूड पॉइजनिंग नहीं है, इनके वाइटल्स स्टेबल कर दिए हैं, ड्रिप लगा दी है, उल्टी रुक जाएगी। तो फिर क्या हुआ है? इतनी हालत खराब क्यों थी? शहराम ने बेसब्री से पूछा। डॉक्टर ने गहरा सांस लिया। मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं। वो प्रेग्नेंट है। लम्हा भर के लिए राहदारी में मौत का सा सकूत छा गया। अस्पताल की घड़ी की टिक टिक जैसे हथौड़ों की तरह शहराम के दिमाग पर बरसने लगी।
اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. اس نے ڈاکٹر کو ایسے دیکھا جیسے اسے کوئی اجنبی زبان سنائی دی ہو. کیا کہا آپ نے؟ اس کی آواز برف کی طرح ٹھنڈی اور سپاٹ تھی. جی وہ امید سے ہیں، تقریباً 4 ہفتے، یعنی 1 ماہ کی پریگننسی ہے، ڈاکٹر نے وضاحت کی. شاید وہ سمجھی کہ شہرام خوشی سے شوق میں ہے. شروع کے دنوں میں ایسی طبیعت خراب ہونا نارمل ہے. کمزوری زیادہ ہو گئی تھی اس لیے بے ہوش ہو گئی. آپ دوا لے لیں اور انہیں گھر لے جا سکتے ہیں. ڈاکٹر فائل اسے تھما کر واپس مڑ گئی، لیکن شہرام وہیں بت بنا کھڑا رہا. 1 ماہ، اس کے دماغ میں یہ الفاظ گونجے. 4 ماہ پہلے نکاح ہوا تھا، لیکن وہ تو ہاسٹل میں تھی. شہرام نے تو آج تک اس کا ہاتھ بھی ٹھیک سے نہیں تھاما تھا، سوائے آج کے. وہ تو رخصتی کے انتظار میں تھا. وہ تو اسے پاکیزہ سمجھتا تھا. ایک شدید کرواہٹ اس کے حلق میں اتری. اس کی آنکھوں میں جو فکر تھی جو لمحوں میں راکھ ہو گئی، اور اس کی جگہ کہ وحشیانہ غصہ اور نفرت نے لے لی. اس کی رگیں تن گئی، ہاتھوں کی مٹھیاں اتنی زور سے بھینچی کہ ناخن ہتھیلی میں پیوست ہو گئے. سجل. اس نے دانت پیس کر اس کا نام لیا. وہ آندھی اور طوفان کی طرح وارڈ میں داخل ہوا. سجل ابھی ہوش میں آ چکی تھی، ڈرپ لگی ہوئی تھی اور رنگت قدرے بہتر تھی. اس نے شہرام کو اندر سے آتے دیکھا تو مدم سا مسکرائی. شہرام، ڈاکٹر نے کیا کہا؟ میں کب گھر جا سکوں گی؟ اس نے معصومیت سے پوچھا. شہرام نے کوئی جواب نہیں دیا. وہ خاموشی سے آگے بڑھا. اس کی آنکھیں خون برسا رہی تھیں. اس نے نرس کو اشارہ کیا کہ ڈرپ ہٹا دے. لیکن سر ابھی ڈرپ پوری نہیں ہوئی، نرس نے کہنا چاہا. میں نے کہا ہٹاؤ اسے ابھی. شہرام کی آواز میں سی دھاڑ تھی کہ نرس سہم گئی. اس نے جلدی سے کینولا لگایا. شہرام نے سجل کا بازو سختی سے پکڑا اور اسے بیڈ سے نیچے اتارا. شہرام کیا کریں، مجھے درد ہو رہا ہے. سجل کرا اٹھی. اس کی گرفت لوہے کے شکنجے جیسے تھی. درد تو اب شروع ہوگا سجل بی بی، چلو میرے ساتھ. وہ اسے گھسیٹتا ہوا باہر لایا. سجل حیران تھی، پریشان تھی کہ اچانک کیا ہو گیا. ابھی تو یہ شخص اتنا فکر مند تھا، اب اچانک یہ جانور کیوں بن گیا. راستے بھر گاڑی میں موت کی سی خاموشی رہی. شہرام گاڑی ایسے چلا رہا تھا جیسے خودکشی کرنا چاہتا ہو. شہرام پلیز گاڑی آہستہ چلائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے. سجل رو پڑی. ڈرنا چاہیے، تمہیں بہت ڈرنا چاہیے. اس نے اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ مارا. گھر پہنچ کر اس نے گاڑی کو زوردار بریک لگائی. وہ باہر نکلا اور گھوم کر سجل کی طرف آیا. دروازہ کھولا اور اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا. شہرام میری بات تو سنے، ہوا کیا ہے؟ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ وہ روتے ہوئے اس کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی. وہ اسے لے کر سیدھا اس کے بیڈ روم میں آیا اور اسے اندر دھکیل دیا. سجل لڑکھڑا کر بیڈ پر جا گری. شہرام نے اندر آ کر دروازے کو زور سے لاک کیا اور چابی اپنی جیب میں ڈال لی. کمرے میں اس کے بھاری سانسوں کی آواز گونج رہی تھی. سجل سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی. جب شوہر نہیں بلکہ کوئی جلاد لگ رہا تھا. شہرام آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا. اس کی آنکھوں میں نفرت کا ایسا سمندر تھا جس میں سجل ڈوبتی جا رہی تھی. کیوں کیا تم نے ایسا؟ وہ گرایا. کیا کیا میں نے؟ سجل کی آواز کانپ رہی تھی. شہرام جھکا اور اس کے کندھوں کو جکڑ لیا. اس کا چہرہ سجل کے چہرے کے بالکل قریب تھا. تم نے مجھے دھوکہ دیا سجل، میری غیرت کا تماشا بنایا. اس نے اسے جھنجھوڑا. تم ہاسٹل پڑھنے گئی تھی یا تمہیں عزت نیلام کرنے؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہوش میں تو ہیں؟ سجل کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اس سے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہی شہرام ہے. ہوش میں تو اب آیا ہوں. شہرام نے اسے جھٹک کر پیچھے ہٹایا. ڈاکٹر نے بتایا مجھے؟ سب بتا دیا؟ کیا بتایا؟ سجل روتے ہوئے چلائی. میں بیمار ہوں، فوڈ پوائزننگ ہے مجھے. شہرام نے ایک زہریلی ہنسی ہنسی. فوڈ پوائزننگ؟ واہ، گناہ کو بیماری کا نام دے رہی ہو. وہ پھر اس کے قریب ہوا. اس کی انگلی اٹھا کر سجل کے چہرے کے سامنے لہرائی. ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تم امید سے ہو، 1 ماہ کی پریگننٹ ہو تم. سجل کے کانوں میں جیسے کسی نے پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہو. اس کی آنکھیں پھٹ گئیں. دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہوئی. نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا. یہ جھوٹ ہے، یہ نہیں ہو سکتا. میں تو کبھی بکواس بند کرو. شہرام دھارا. میڈیکل سائنس جھوٹ نہیں بولتی. تم حاملہ ہو سجل، اور میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہیں چھوا تک نہیں. ہم نے رخصتی کا انتظار کیا تھا، لیکن تم نے ہاسٹل کی آزادی کا فائدہ اٹھایا. سجل کا دماغ معاف ہو چکا تھا. یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ تو پاک تھی. اس نے تو کبھی کسی غیر مرد کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا. یہ کیسا بھیانک مذاق تھا اس کے ساتھ. شہرام، خدا کے لیے میرا یقین کریں، یہ رپورٹ غلط ہوگی. میں پاک ہوں. اس کے پیروں میں گرنے لگی، لیکن شہرام نے حقارت سے پیچھے ہٹ گیا. میرے قریب مت آنا. اس نے نفرت سے کہا. مجھے گھن آ رہی ہے تمہارے وجود سے. تمہیں میرے نام کو
निकाह को गंदा कर दिया। शेराम का गुस्सा अब जुनून की हदों को छू रहा था। इसने कमरे में इधर उधर देखा जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। इसकी आंखों में कत्ल का इरादा साफ दिखाई दे रहा था। शेराम प्लीज। सजल सिसकियां ले रही थी। मैं सच कह रही हूँ। शेराम ने इसके जबड़े को सख्ती से दबोचकर इसका चेहरा ऊपर उठाया। इसकी आंखों में सफाकी उतर आई थी। अब सफाइयों का कोई फायदा नहीं। वो चबा चबा कर बोला, मैं इस दाग को जिंदा नहीं छोड़ूंगा जो तुम मेरे माथे पर लगा कर आई हो। इसने सजल को बेड पर पीछे धकेला। इस कमरे से अब तुम्हारी लाश ही निकलेगी। वो गुस्से से बोला। इसका लहजा हतमी और फैसला कुन था। ना तुम बचोगी और ना ये नाजायज बच्चा। सजल ने खौफ से आंखें बंद कर ली। शेराम का ये रूप इसकी मौत का परवाना लग रहा था। बाहर रात का अंधेरा मजीद गहरा हो गया था और बंद कमरे में बदगुमानी का जहर रगों में उतर चुका था। दरवाजा बंद होने की आवाज इतनी जोरदार थी कि सजल का पूरा वजूद लर्ज गया। वो वहीं कालीन पर जहां शेराम इसे फेंक कर गया था बेजान गोश्त के लोथरे की तरह पड़ी रही। इसके कानों में अभी तक शेराम के वो आखिरी अल्फाज सीसा पिघला रहे थे, ये तुम बचोगी ना ये नाजायज बच्चा। आंसू अब इसकी आंखों से खुश्क हो चुके थे। इनकी जगह एक वीरान सन्नाटे ने ले ली थी। कमरे की दीवारें इसे काटने को दौड़ रही थी। इसने कांपते हुए हाथों से अपना पेट छुआ। वहां एक जिंदगी पल रही थी, एक ऐसी जिंदगी जिसकी खबर इसे खुद आज मिली थी और जिसने इसकी हंसती खेलती जिंदगी को जहन्नुम बना दिया था। या अल्लाह, ये क्या हो गया मेरे साथ। वो हिचकियों के दरमियान बड़बड़ाई, मैं तो अपनी चार दीवारी में थी, मैं तो हॉस्टल में थी। फिर ये दाग मेरे दामन पर कैसे लगा। इसका दिमाग तेजी से माजी के दरीचे खोलने लगा। वो हिसाब लगाने लगी। डॉक्टर ने कहा था 1 महीना, लेकिन कभी कभी डॉक्टर्स की तारीख में फर्क होता है। इसने अपनी याददाश्त पर जोर दिया। पिछले कुछ महीनों में कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसा वाकया, और फिर अचानक एक भोली बसरी याद किसी खौफनाक ख्वाब की तरह इसके जहन के पर्दे पर लहराई। 2 माह पहले की बात है। हॉस्टल की राहदारियां वीरान पड़ी थी। वीकेंड था और ज्यादातर लड़कियां अपने घरों को जा चुकी थी। सजल का घर दूसरे शहर में था और अगले हफ्ते मिड टर्म के इम्तिहानात थे, इसलिए इसने हॉस्टल में रुकने का फैसला किया था। लेकिन शायद ये फैसला गलत साबित हो रहा था। कमरा नंबर 14 में वो अकेली बेड पर पड़ी करा रही थी। इसका जिस्म बुखार से तप रहा था और गले में कांटे चुभ रहे थे। रूममेट भी छुट्टी पर थी। शाम के साए गहरे हो रहे थे और भूख और बीमारी ने इसे निढाल कर दिया था। इसके मोबाइल की स्क्रीन रोशन हुई। शेराम का नाम जगमगा रहा था। सजल के सूखे होंठों पर एक मध्यम मुस्कुराहट आ गई। हेलो, इसने कमजोर आवाज में फोन उठाया। हेलो मेरी जान, कैसी हो। आवाज क्यों बैठी हुई है। दूसरी तरफ शेराम की मोहब्बत भरी फिक्रमंद आवाज थी। बस थोड़ी तबीयत खराब है। शेराम बुखार से शदीद। सजल ने सच बता दिया। क्या? और आपने मुझे अब बताया? तुम इंतजार करो, मैं अभी आ रहा हूँ, शेराम ने फौरन कहा। नहीं शेराम, रात हो रही है, हॉस्टल वाले इजाजत नहीं देंगे। सजल ने मना करना चाहा। मैं वार्डन से बात कर लूंगा, तुम गेट पर आओ, तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना है। शेराम ने इसकी बात काट दी और फोन बंद कर दिया। सजल ने बामुश्किल शॉल ओढ़ी और लड़खड़ाते कदमों के साथ गेट की तरफ बढ़ी। 10 मिनट बाद ही शेराम की गाड़ी वहां मौजूद थी। वार्डन को शेराम ने कुछ कहा और अपना निकाहनामा दिखाया, जिस पर वार्डन ने इसे कुछ देर के लिए ले जाने की इजाजत दे दी। गाड़ी में बैठते शेराम ने इसके माथे पर हाथ रखा। उफ खुदाया सजल, तुम तो लोग तो आग की तरह तप रहे हो। तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती। शेराम की आवाज में नाराजगी कम और मोहब्बत ज्यादा थी। मुझे लगा ठीक हो जाऊंगी। सजल ने सीट से टेक लगा ली। इसे शेराम की कुर्बत में एक सुकून महसूस हो रहा था। शेराम इसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत फैसला था। ये निकाह शेराम की मर्जी और पसंद से हुआ था और सजल के वालिदैन भी इस रिश्ते पर नाज करते थे। शेराम इसे करीबी क्लिनिक ले गया, डॉक्टर से चेकअप करवाया और ढेर सारी दवाइयां खरीदी। वापसी पर इसने एक अच्छे रेस्टोरेंट से गर्मा गर्म सूप और कुछ हल्का फुल्का खाना भी पैक करवाया। वापस हॉस्टल के गेट पर पहुंचकर शेराम ने गाड़ी रोकी। रात काफी गहरी हो चुकी थी। ये लो दवाएं। शेराम ने शॉपिंग बैग इसकी तरफ बढ़ाया। इसमें ये जो नीले रंग वाली गोली है, ये डॉक्टर ने कहा है कि इससे नींद बहुत गहरी आएगी, इसलिए इसे खाना खाकर खा लेना ताकि सुकून से सो सको। नींद पूरी होगी तो बुखार टूटेगा। सजल ने बैग थाम लिया। शुक्रिया शेराम, आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। शेराम ने मुस्कुरा कर इसके गाल को छुआ। तुम मेरी बीवी हो सजल, तुम पर मेरा हक है और मेरा फर्ज है। जल्दी रुखसती हो जाए, फिर मैं तुम्हें कभी बीमार नहीं होने दूंगा। सजल शर्मा कर मुस्कुरा दी। अच्छा अब जाएं, देर हो रही है, अल्लाह हाफिज।
اللہ हाफिज पहुंचकर मैसेज करना। सजल अपने कमरे में वापस आई। गर्म सूप पीने से इसे कुछ अफाका हुआ। फिर इसने शहराम की हदायत के मुताबिक वो नीले रंग की गोली खाई। गोली वाकई बहुत तेज थी। बिस्तर पर लेटते इसके पपूटे भारी होने लगे। कमरे में घुप अंधेरा था। बस खिड़की से बाहर स्ट्रीट लाइट की हल्की सी रोशनी छन कर आ रही थी। हॉस्टल बिल्कुल खामोश था क्योंकि पूरा विंग खाली पड़ा था। नींद की देवी ने इसे अपनी आगोश में ले लिया। वो एक गहरी बेहोश को नींद में डूबती चली गई। रात की किसी पेड़ शायद 2 या 3 बजे होंगे। सजल के शऊर की सतह पर हल्की सी लर्जिश हुई। इसे महसूस हुआ जैसे कमरे का दरवाजा जैसे इसने लॉक किया था हल्की सी आवाज के साथ खुला। वह में इसके नीम ख्वाबिदा ज़हन ने सोचा मैंने कुंडी लगाई थी, लेकिन फिर इससे कदमों की आहट महसूस हुई, दबे दबे कदमों की आवाज, जैसे कोई बहुत एहतियात से इसके बेड की तरफ बढ़ रहा हो। सजल ने आंखें खोलने की कोशिश की। वो चीखना चाहती थी कि कौन है, लेकिन इसकी जुबान तालू से चिपक गई थी। वो दवा का असर था या बुखार की शिद्दत। इसका पूरा जिस्म जैसे लकड़ी का हो चुका था। इसे अजीब सी कैफियत महसूस हो रही थी। वो जागना चाहती थी मगर जिस्म साथ नहीं दे रहा था। इसे महसूस हुआ कि कोई इसके सरहाने आकर रुक गया है। एक साया, एक अनजान खौफनाक साया इसके ऊपर झुका। इससे एक मर्दाना सांसों की गर्मी अपने चेहरे पर महसूस हुई। एक अजीब सी खुशबू जो किसी तेज और चुभने वाले इत्र की थी। ये कौन है? सजल का दिल जोर से धड़कना चाहता था, लेकिन वो भी जैसे सुस्त हो गया था। इसने महसूस किया कि किसी के हाथ इसके चेहरे को छू रहे हैं। फिर वो हाथ नीचे की तरफ सिड़ गए। सजल ने पूरी ताकत लगाकर अपनी उंगली हिलाने की कोशिश की, आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन इसकी पलकें मनोवजनी हो चुकी थी। इसे बस धुंधले साए दिखाई दे रहे थे। वो एक बेबस गुड़िया की तरह पड़ी थी। इसे दर्द का एहसास तो नहीं हो रहा था क्योंकि दवा ने इसके असाब को सुन्न कर दिया था, लेकिन इस एक अजीब सा बोझ, एक घुटन इसे महसूस हो रही थी, जिससे कोई इसकी रूह को कुचल रहा हो। क्या एक ख्वाब था, एक डरावना ख्वाब? इसे याद नहीं कि वो कैफियत कितनी देर रही, शायद मिनटों तक या शायद घंटों तक। फिर वो दोबारा मुकम्मल तारीकी में डूब गई। अगली सुबह जब वो उठी थी तो इसका सर भारी था और जिस्म टूट रहा था। इसने इसे बुखार का असर समझा। इसने दरवाजे की तरफ देखा था, वो बंद था। जरूर कोई वहम था या शायद कोई ख्वाब। इसने खुद को तसल्ली दी थी, दरवाजा तो लॉक है, अंदर कौन आ सकता है। इसने इस वाक़े को नजरअंदाज कर दिया, दवा के नशे का असर समझकर भुला दिया, और अब इसे यकीन हो गया कि वो ख्वाब नहीं था। सजल ने वहशत से अपनी आंखें खोली। इस बंद कमरे में वो इस रात को याद करके कांप उठी। इसके रोंगटे खड़े हो गए। या खुदा, इस रात वाकई कोई आया था? वो फटी फटी आंखों से खला में घूरने लगी। वो हकीकत थी। इस खाली हॉस्टल में, इस वीरान वंग में कोई इसके कमरे में दाखिल हुआ था। किसी ने इसकी बीमारी और गनूदगी का फायदा उठाया था। किसने इसकी इस्मत पर डाका डाला था और इससे खबर तक नहीं होने दी थी। कौन था वो? सजल ने अपने सर को दोनों हाथों में जकड़ लिया। कैसे आया वो अंदर? मेरे पास चाबी थी, या शायद मैं दरवाजा लॉक करना भूल गई थी। क्या इसके पास कोई और रास्ता था? सवालों के नागे से डग रहे थे। वो कौन दरिंदा था जिसने इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी? चौकीदार, कोई स्वीपर, या कोई और? इसका चेहरा इसे याद नहीं था। वो बस हैबतनाक एहसास और वो तेज इतर की बू याद थी। शहराम इसके लबों से निकला। अब इसे समझ आ रही थी कि शहराम की बदगुमानी बेजा नहीं है। शहराम के लिए तो ये खुल्लम खुला धोखा था। इससे क्या मालूम था कि इसकी सजल के साथ क्या बीती है। लेकिन वो शहराम को कैसे यकीन दिलाएगी? वो तो खुद भी नहीं जानती थी कि मुजरिम कौन है। इसके पास कोई सबूत नहीं था सवाए इस बच्चे के जवाब के, जिसके गुनाह की दलील बन चुका था। शहराम मुझे मार डालेगा। वो खौफ से सिमट गई। वो कभी यकीन नहीं करेगा मैं सो रही थी। वो समझेगा कि मैंने खुशी से, इस सोच ने इसे अंदर तक तोड़ दिया। जिस शख्स ने इसने नोट टूट कर मोहब्बत की, जिसके लिए वो खुद को संभाल कर रखती थी, आज उसकी नजर में वो एक बदकिरदार औरत बन चुकी थी। वो उठी और लड़खड़ाती हुई ड्रेसिंग टेबल के सामने गई। आईने में अपना अक्स देखा, बिखरे हुए बाल, सूजी हुई आंखें, पीला चेहरा। ये मैं नहीं हूं, ये मेरी किस्मत नहीं हो सकती। वो आईने से मुखातिब हुई, मगर हकीकत खौफनाक थी, और इसके पेट में परवरिश पाती हकीकत इससे भी ज्यादा तल्ख थी। अब सवाल सिर्फ इसकी जिंदगी का नहीं, इस शख्स का भी था जो इस रात इसके कमरे में आया था। वो कौन था और क्या वो दोबारा आएगा? बाहर बादल जोर से गरजा, जैसे आसमान भी सजल की बर्बादी पर मातम कर रहा हो। और इस बंद कमरे में सजल अपने सवालों और शहराम की नफरत के दरमियान अकेली रह गई थी। घर में क़यामत
एक सुगरा बढ़पा थी, दीवारें लड़स रही थी। वो घर जो हमेशा सजल के कहकों और कामयाबियों पर नाज करता था, आज मातम कदा बना हुआ था। जब सजल के वालिदैन वापस आए और शहराम ने इंतहाई शातिराना अंदाज में वो रिपोर्ट इनके सामने रखी, तो पहले तो किसी को यकीन नहीं आया, लेकिन फिर शहराम की मजलूमियत और सजल की खामोशी ने सब कुछ वाज़ेह कर दिया। क्यों जिंदा हो तुम, मर क्यों नहीं गई? सजल की मां ने इसे बालों से पकड़कर झंझोड़ा। थप्पड़ों की बारिश की थी जो इसके रुखसारों पर बरस रही थी, लेकिन सजल पत्थर की मूर्ति बनी बैठी थी। अम्मी मैं बेगुनाह हूं, इसने मध्यम आवाज में कहा, लेकिन इसकी आवाज भाप की धार में दब गई। बेगुनाह? ये रिपोर्ट झूठ है, तुम्हारा शौहर झूठ बोल रहा है। वालिद ने गुस्से से कांपते हुए कहा, हमने तुम्हें पढ़ने भेजा था और तुम वहां मुंह काला करके आ गई। हमारी इज्जत खाक में मिला दी। सजल क्या बताती, वो किसका नाम लेती, इसे तो खुद नहीं मालूम था कि इस तारीख रात में कौन दरिंदा आया था। वो तो बस अपनी किस्मत पर रो रही थी। अगले दिन इसकी किताबें, इसका यूनिफॉर्म, इसके ख्वाब सब रद्दी की टोकरी में फेंक दिए गए। इसकी पढ़ाई हमेशा के लिए खत्म कर दी गई। इस घर के कोने वाले कमरे में कैद कर दिया गया। ना किसी से मिलने की इजाजत थी, ना फोन करने की। दूसरी तरफ शहराम ने रुखसती से साफ इनकार कर दिया था। खालाजान, मैं एक बदकिरदार लड़की को अपने घर की जीनत नहीं बना सकता। शहराम ने ड्राइंग रूम में बैठकर इंतहाई दुख और गुस्से का ड्रामा रचाया। मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मेरा खानदान क्या कहेगा कि मैंने एक ऐसी लड़की को अपनाया जो शादी से पहले ही। वो जुमला अधूरा छोड़कर मुंह फेर गया। बेटा, हमारी इज्जत रख लो। सजल के वालिद जो कल तक के बावकार इंसान थे, आज अपने भांजे और दामाद के पैरों में गिरा रहे थे। अगर तुमने इसे छोड़ दिया तो हमारी बेटी घर में बैठी रह जाएगी। सजल को तलाक मिली तो हम सब खुदकुशी कर लेंगे। इस गुनाह पर पर्दा डाल दो बेटा, अल्लाह तुम्हें अजर देगा। शहराम ने जैसे हथियार डाल दिए। खालू, आप मुझे शर्मिंदा ना करें, इसने मसनूई बेबसी से कहा। सिर्फ आपकी खातिर, सिर्फ आप लोगों की इज्जत बचाने के लिए मैं कुर्बानी देने को तैयार हूँ। मैं इसे ले जाऊंगा, लेकिन सिर्फ एक बीवी के नाम की हद तक। इसके अलावा मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं होगा। सजल के वालिदैन ने शहराम के हाथ चूम लिए। इन्हें क्या खबर थी कि वो अपनी बेटी को मसीहा के नहीं बल्कि एक कसाई के हवाले कर रहे हैं। कोई ढोल नहीं बजा, कोई शहनाई नहीं गूंजी, बस एक गाड़ी आई और सुर करूसी जूड़े में मलबूस आंसुओं से तर चेहरे के साथ सजल को ले गई। सजल को ऐसे रुखसत किया गया जैसे कोई मुजरिम जेल जा रहा हो। माँ ने गले लगाते वक्त भी इसे दुआ की बजाय बद्दुआ दी थी कि शौहर की खिदमत के लिए अपने गुनाहों का कफारा अदा करना। शहराम के घर का बेडरूम फूलों से नहीं सजाया गया था। वो एक आम सा कमरा था जहां बिस्तर पर सफेद चादर बिछी थी जो सजल को कफन जैसी लग रही थी। वो घुटनों में सर दिए बैठी कांप रही थी। दरवाजा खुला और शहराम अंदर दाखिल हुआ। इसने शेरवानी उतारकर सोफे पर फेंकी और बड़े इत्मीनान से दरवाजा लॉक किया। सजल का दिल हलक में आ गया। वो सुकड़ कर बेड के कोने में हो गई। शहराम आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ इसके सामने आया। इसके चेहरे पर अब वो मसनूई दुख और गुस्सा नहीं था जो पिछले एक हफ्ते से इसके घर वालों के सामने था, बल्कि एक अजीब सी फातिहाना मुस्कुराहट थी। तो बिलाखिर मिस पारसा मेरे घर आई गई, शहराम ने तंजिया लहजे में कहा और वो कुर्सी खींच कर इसके बिल्कुल सामने बैठ गया। सजल ने भीगी पलकें उठाकर इसे देखा। एक लहजे ने इसे चुकन्ना दिया। शहराम, आपने मुझ पर एहसान किया। सजल ने लड़ती आवाज में कहा, मैं जानती हूँ कि मैं गुनहगार ठहराई गई हूँ, लेकिन अल्लाह जानता है मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता इस रात क्या हुआ था। शहराम ने जोरदार कहका लगाया, ऐसा कहका जिसमें जहर घुला था। तुम्हें नहीं पता इस रात क्या हुआ था। वो उठा और झुककर सजल के कान के पास सरगोशी की। लेकिन मुझे पता है सजल, मुझे सब पता है। सजल ने हैरत से इसे देखा। आपको कैसे पता है? शहराम सीधा खड़ा हुआ, जेबों में हाथ डाले और कमरे में टहलने लगा। याद है सजल, 2 साल पहले की बात है, जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया था। शहराम ने अचानक माजी का वर्क उल्टा। सजल को याद था स्कूल के फंक्शन में शहराम ने इससे मोहब्बत का इजहार किया था और सजल ने सबके सामने इसे झिड़क दिया था। तुमने क्या कहा था मुझे? शहराम की आवाज अचानक सख्त हो गई। तुमने कहा था कि शहराम, तुम एक आवारा और बेमकसद इंसान हो। मेरी पसंद तुम जैसे लोग नहीं होते। मैं एक बाहयाल लड़की हूँ और मेरा जीवन साथी भी बाकिरदार होगा, याद है? सजल खामोश रही, बस इसकी आंखें फैल गईं। तुम्हारी सवारा के लफ्ज ने मेरी अना को, मेरी मर्दानगी को छलनी कर दिया था सजल। शहराम ने दांत पीसते हुए कहा, तुम खुद को बहुत पारसा समझती थी, बहुत पाकबाज बनती थी। मुझे तुमसे मोहब्बत थी, दीवानगी की हद तक, लेकिन तुमने मेरी मोहब्बत को अपनी जूती की नोक पर रखा। वो सजल के करीब आया और ठोड़ी से पकड़कर इसका चेहरा ऊंचा किया।
मैंने इसी दिन कसम खाई थी कि तुम्हारी ये पाठशाही का गरूर मैं ही तोड़ूंगा। मैंने घर वालों को मजबूर करके निकाह करवाया, लेकिन मुझे सिर्फ निकाह नहीं चाहिए था, मुझे तुमसे बदला चाहिए था। मैं तुम्हें ये एहसास दिलाना चाहता था कि तुम भी इतनी गंदी हो जितनी तुम मुझे समझती हो। सजल का सांस रुकने लगा। क्या मतलब? मतलब ये मेरी जान, शेराम ने सफाकी से मुस्कुराते हुए इंकशाफ किया कि इस साथ हॉस्टल में कोई चोर या अजनबी नहीं आया था, वो मैं था, तुम्हारा शौहर शेहराम। सजल के ऊपर जैसे आसमान गिर पड़ा। इसका मुंह खुले का खुला रह गया, आंखों से आंसू रुक गए और वो पथराई हुई नजरों से इस शख्स को देखने लगी। तो तुम? इसके मुंह से बामुश्किल निकला, लेकिन हॉस्टल गार्ड पैसा हर जुबान बंद कर सकता है, सजल, और हर दरवाजा खोल सकता है, शेहराम ने इत्मीनान से बताया। मैंने गार्ड को खरीद लिया था, और याद है वो नीली गोली जो मैंने तुम्हें अपने हाथों से दी थी कि सुकून की नींद आएगी? वो मोहब्बत, वो फिक्र, वो सूप, वो दुआ, सब एक जाल था। वो नींद की गोली नहीं थी, वो तुम्हें बेहोश करने का सामान था। मैं चाहता तो तुम्हें होश में भी हासिल कर सकता था, लेकिन नहीं। मैं चाहता था कि तुम तड़पो, मैं चाहता था कि तुम शक में रहो, मैं चाहता था कि तुम खुद को कसूरवार समझो। शेराम की आंखों में जुनून था, वो अपनी फतह के नशे में चूर था। मैंने तुम्हारी अस्मत को दागदार किया ताकि तुम मुझे मेरे सामने सर उठाकर ना चल सको, और देखो आज तुम कहाँ हो। तुम्हारे माँ बाप मेरे कदमों में थे, तुम एक मुजरिम की तरह मेरे सामने बैठी, और वो बच्चा, वो नाजायज बच्चा जिसके लिए तुम रो रही हो, वो मेरा ही खून है। सजल ने कानों पर हाथ रख लिए। नहीं नहीं, तुम इतनी घटिया नहीं हो सकती, तुम जानवर हो, तुम इंसान नहीं हो शेराम, वो चीखी। हाँ मैं जानवर हूँ, शेराम ने इसके हाथ झटक दिए। तुमने तो बनाया था। अब बताओ सजल बीबी, कहाँ गई तुम्हारी वो पाकबाजी, कहाँ गया वो तकब्बुर? अब तो सारी दुनिया तुम्हें बदकिरदार समझती है। मैंने साबित कर दिया कि पारसा बनने का ढोंग करने वाली लड़कियां भी कितनी आसानी से बदनाम हो सकती हैं। सजल का वजूद कांप रहा था, इससे अपनी समातों पर यकीन नहीं आ रहा था। ये शख्स जिसके साथ इसका निकाह हुआ, जो इसका महरम था, इसने इसे इतना बड़ा धोखा दिया। इससे सिर्फ इसकी इज्जत नहीं लूटी, बल्कि इसका मान, इसका भरोसा, इसकी शख्सियत, सब कुछ कत्ल कर दिया। तुमने तुमने अपनी इज्जत उछाल दी, सिर्फ मेरी अना तोड़ने के लिए? सजल ने फटी हुई आवाज में पूछा। ये बच्चा तुम्हारा अपना खून है और तुम इसे नाजायज कह रहे हो? मेरे लिए ये सिर्फ बदले का निशान है, शेहराम ने इसे बेहिसी से कहा। अब तुम इस घर में रहोगी, लेकिन बीवी बनकर नहीं, बल्कि एक जिंदा लाश बनकर। हर रोज तुम इस रात को याद करोगी और हर रोज मरोगी, और मैं रोज तुम्हें देखकर सुकून पाऊंगा कि तुम अब मुझसे बेहतर नहीं हो। हम दोनों बराबर हैं। शेहराम अपनी बात कहकर पलटा और अलमारी से अपने कपड़े निकालने लगा, जैसे इसने कोई बहुत मामूली बात की हो। कमरे में मौत का सा सन्नाटा छा गया। सजल कुछ देर तक गुमसुम बैठी रही। इसके अंदर कुछ टूट गया था, शायद वो डर, वो खौफ जो पिछले कई दिनों से इस पर तारी था, वो इस सच्चाई के सामने आते किरची किरची हो गया था। इसने अपने आंसू पूंछे। एक अजीब सी ताकत, एक अजीब से सुकून इसके अंदर उतरने लगा। ये सुकून मायूसी का नहीं था, बल्कि यकीन का था। शेहराम, सजल की आवाज गूंजी। इस बार इसकी आवाज में कपकपाहट नहीं थी। शेहराम चौंक कर मुड़ा। सजल बेड से उठी और सीधी खड़ी हो गई। इसकी सुर्ख आंखों में अब शिकस्त नहीं, बल्कि एक आग थी। तुमने सोचा कि तुमने मुझे तोड़ दिया? इसने शेहराम की आंखों में आंखें डालकर कहा। तुमने सोचा कि तुमने मेरी पाकीज़गी छीन ली? नहीं शेहराम, तुम गलत फहमी में हो। क्या बकवास कर रही हो? शेहराम माथे पर बल डालकर आगे बढ़ा। तुमने मेरे जिस्म पर कब्जा किया, धोखे से, नशे की हालत में। ये गुनाह तुम्हारा है, मेरा नहीं। सजल की आवाज मजबूत होती गई। मैं कल भी अल्लाह के नजदीक पाक थी और आज भी हूँ। मेरी रूह पर तुम्हारे इस घिनौने फेल का कोई दाग नहीं लगा। हाँ, दुनिया की नजर में तुमने मुझे गिराया, लेकिन जिस खुदा को मैं मानती हूँ वो नियतों का हाल जानता है। शेहराम इसे हैरत से देख रहा था। इससे उम्मीद थी कि सजल रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, माफिया मांगेगी या पागल हो जाएगी, लेकिन यह रद्द-ए-अमल गैर मुतवक्को था। तुमने जो किया वो जुल्म की इंतहा है। तुमने एक निहत्ती लड़की को, अपनी बीवी को धोखा दिया। सजल ने उंगली उठाकर कहा। तुम अपनी जीत का जश्न मना लो शेहराम, लेकिन याद रखना मकाफात अमल अटल है। अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। तुम मुझे डरा रही हो? शेहराम हंसा, लेकिन हंसी खोखली थी। नहीं, मैं तुम्हें बता रही हूँ, सजल ने दो टोक अल्फाज में कहा। अब मुझे किसी सफाई की जरूरत नहीं, ना मुझे तुम्हारे सामने खुद को साबित करना है। तुमने जो इतराफ आज किया है वो अल्लाह ने भी सुना है। इसने अपने पेट पर हाथ रखा, वही हाथ जो कुछ देर पहले कांप रहा था, अब मजबूत था। और ये बच्चा जिसे तुम नफरत की अलामत कह रहे हो, ये अब मेरी ताकत बनेगा। ये तुम्हारे गुनाह का जिंदा सबूत होगा, जो कयामत के दिन तुम्हारे गले का तोप बनेगा।
मैंने अपना मामला अपना अल्लाह के सपुर्द किया। सजल ने आसमान की तरफ इशारा किया। वो बेहतरीन मुंसिफ है, मुझे पूरा यकीन है वो मेरे साथ इंसाफ करेगा, और ऐसा इंसाफ करेगा कि तुम तमाशा बन जाओगे, बिल्कुल वैसे जैसे तुमने मुझे बनाया। शहराम के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। कमरे की फिजा में सजल के अल्फाज गूंज रहे थे। एक नहत्ती बर्बादशुदा लड़की ने अपने खुदा के भरोसे पर एक जालिम के सामने हथियार डालने से इनकार कर दिया था। इस रात शहराम जीत कर भी हार गया था और सजल हार कर भी एक नई जंग के लिए तैयार थी। वक्त खामोशी से गुजरता गया। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। हवेली नुमा इस घर में सजल की जिंदगी एक जिंदा लाश से बदतर हो चुकी थी। वो घर जो कभी इसके कहकों से गूंजता था, अब इसके लिए कैद खाना था। इसके अपने वालिदैन ने इससे मिलना छोड़ दिया था। भाई इसे नफरत की नजर से देखते थे। सास और नंदी इसे हकारत की ऐसी नजरों से देखती जैसे वो कोई गलाजत का ढेर हो। इसे घर के कामों में झोंक दिया गया, लेकिन इस हाल में भी इसे पेट भरकर खाना नसीब ना होता। दूसरी तरफ शहराम वो अब सबका हीरो था। इसने सजल के वालिदैन के सामने ऐसा ड्रामा रचाया था कि वो इसे फरिश्ता समझते थे। देखो कैसी बदकिरदार बीवी मिली है, मगर शहराम का ज़र्फ देखो कि फिर भी इसे घर में रखा हुआ है, तलाक देकर रुस्वा नहीं किया। ये जुमले सजल के कानों में पिघला हुआ सीसा बनकर उतरते, लेकिन सजल ने अब लोगों से उम्मीद लगाना छोड़ दी थी। इसका राब्ता अब सिर्फ अर्श वाले से जुड़ गया था। रात के आखिरी पहर जब दुनिया सोती थी तो वो अपने रब के हजूर सजदे में गिर जाती। इसके आंसुओं से भीगी जायनमाज इसकी गवाह थी। अरे मेरे रब, तू तो जानता है ना, तू तो मेरे दिल का हाल जानता है। मुझे इस तोहमत से पाक कर दे। मेरे इस होने वाले बच्चे को दुनिया के तानों से बचा ले। इंसाफ कर मेरे मालिक, इंसाफ कर। इसकी दुआएं आसमान का सीना चीर रही थी। और फिर जब हमल का 5वां महीना शुरू हुआ तो कुदरत की लाठी हरकत में आ गई। वो एक जुमे की शब थी जब शहराम अपने दोस्तों के साथ मरी जा रहा था। इसे अपनी जवानी, अपनी ताकत और अपनी चालाकियों पर बहुत गरूर था। वो हंसता खेलता घर से निकलता, लेकिन इसे क्या खबर थी कि ये इसके पैरों पर चलकर जाने का आखिरी सफर है। मोटरवे पर इसकी तेज रफ्तार गाड़ी का टायर फटा और गाड़ी कलाबाजियां खाती हुई ड्राइवर से जा टकराई। गाड़ी का कुचूमर निकल गया। शहराम को जब अस्पताल लाया गया तो वो खून में लथपथ था। कई घंटों के ऑपरेशन के बाद इसकी जान तो बच गई, लेकिन रीढ़ की हड्डी में शदीद चोट ने इसे हमेशा के लिए माजूर कर दिया। डॉक्टर ने साफ कह दिया कि अभी अपने पैरों पर कभी नहीं खड़ा हो सकेगा। जिस्म का निचला हिस्सा मफलूज हो चुका था। वो शहराम जो अकड़ कर चलता था, जो दूसरों को हकारत से देखता था, अब एक मजदूर बनकर बिस्तर पर पड़ा था। घर का माहौल बदल गया। सजल की सास बेटे के गम में निढाल थी। घर में नर्सें आई, मुलाजिम रखे गए, लेकिन एक चिड़चिड़े, मफलूज और नफ्सियाती मरीज को संभालना किसी के बस की बात नहीं थी। शहराम का गुस्सा और झंझलाहट इतनी बढ़ गई कि मुलाजिम भाग जाते। माँ और बहनें भी इसकी चीखों पुकार से घबरा कर कमरे से निकल जाती। ऐसे में सिर्फ एक ही वजूद था जो खामोशी से आगे बढ़ा, सजल। वो सजल जिसे इसने रोन डाला था, अब वही इसकी मसीहा बनी। वो इसकी गंदगी साफ करती, इसे नहलाती, इसे वक्त पर दवा देती और अपने हाथों से खाना खिलाती। शहराम इसे गालियां देता, इस पर चीखता, कभी कभी हाथ में पकड़ी चीज दे मारता, लेकिन सजल के माथे पर शकन तक न आती। वो खामोशी से अपना फर्ज निभाती और मसले पर जा बैठती। शहराम बिस्तर पर लेटा इसे देखता रहा। वो भारी पेट के साथ मुश्किल से झुकती, इसके पांव दबाती, इसकी जरूरतों का ख्याल रखती। वो सोचता था कि बदला लेगी, इसे जहर दे देगी या कम से कम ताने दे देगी, लेकिन सजल की खामोशी इसके लिए सबसे बड़ा ताना थी। दिन गुजरते गए और शहराम का जमीर, जो कहीं मर चुका था, इस बेलोस खिदमत की बोझ तले दबकर जागने लगा। इसे अपनी बेबसी पर रोना आता और सजल के ज़र्फ पर हैरत होती। एक रात सजल इसे दवा देकर जाने लगी तो शहराम ने इसका हाथ पकड़ लिया। इसकी गिरफ्त में अब वो पुरानी सख्ती नहीं थी, बल्कि एक गुजारिश थी। सजल। इसकी आवाज रंधी हुई थी। सजल रुक गई। इसने मुड़कर देखा। शहराम की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो शहराम जो कभी नहीं रोया था, आज फूट फूट कर रो रहा था। तो मुझे जहर क्यों नहीं दे देती? वो हिचकियों के दरमियान बोला। मार क्यों नहीं देती मुझे? मैंने तुम्हारे साथ क्या नहीं किया? तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, तुम्हारा तमाशा बनाया, और तुम मेरी खिदमत कर रही हो। क्यों? इतनी अच्छी क्यों हो तुम? सजल ने आहिस्ता से अपना हाथ छुड़ाया। इसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। मैं तुम्हारे लिए ये सब नहीं कर रही शहराम, इसने नरमी से कहा। मैं सब रब के लिए कर रही हूँ। मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ कि बदकिरदार लोग कैसे होते हैं और पारसा लोग कैसे होते हैं। तुमने मेरा ज़र्फ आजमाया था, अल्लाह ने तुम्हारा गरूर तोड़ दिया। शहराम ने अपने मुंह दोनों हाथों में छुपा लिया। मैं बहुत बुरा हूँ सजल, मैं जानवर हूँ, मुझे माफ़ कर दो। खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं इस अजाब को मजीद नहीं सह सकता।
कमरे में इसके रोने की आवाजें गूंज रही थी। मकाफाते अमल इसे अपनी गिरफ्त में ले चुका था। मेरे माफ करने से क्या होगा शहराम? सजल की आवाज में दर्द की लहर उभरी। क्या मेरी वो इज्जत वापस आ जाएगी? क्या मेरे माँ बाप का वो मान वापस आ जाएगा जो टूट गया? क्या वो लोग जो मुझे गुनाहगार समझते हैं, इनकी सोच बदल जाएगी? मैं सब ठीक कर दूंगा, शहराम तड़प कर बोला। तुम जो कहोगी मैं करूंगा, बस मुझे इस नदामत की आग से निकाल दो। सजल ने गहरी सांस ली और इसकी आंखों में देखा। अगर वाकई माफी चाहते हो शहराम, तो सिर्फ मुझसे नहीं, तुम्हें सबके सामने इतराफ करना होगा। सबके सामने? शहराम ठटक गया। हाँ, सजल का लहजा अटल था। तुमने मुझे मेरे अपनों में जलील करवाया, बड़ी महफिल में मेरी किरदार कशी की। अब जब तक तुम इस सबको हकीकत नहीं बताओगे, जब तक मेरे माथे से दाग नहीं धोगे, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। कयामत के दिन मैं तुम्हारा गिरेबान पकड़ूंगी। शहराम काम किया, लेकिन अब इसके पास खोने को कुछ नहीं था। अगले दिन इतवार था। सजल के वालिदैन और भाइयों को भी बुलाया गया। सब हैरान थे कि शहराम ने क्यों बुलाया। ड्राइंग रूम में सब जमा थे। शहराम व्हीलचेयर पर बैठा था, इसका सर झुका हुआ था। सजल इसके पीछे खामोश खड़ी थी। बेटा खैरियत तो है? सजल के वालिद ने शहराम की हालत देखकर नरमी से पूछा। आपने अचानक बुलाया? शहराम ने सर उठाया, इसकी आंखें सूजी हुई थी। इसने एक नजर सब पर डाली, फिर सजल के वालिद पर जो इसे अब इज्जत से देख रहे थे। खालू, मैंने आप लोगों को एक सच बताने के लिए बुलाया। शहराम की आवाज लर्ज रही थी। एक ऐसा सच जो मैंने बहुत पहले छुपा दिया था। सब खामोश हो गए। आप सब सजल को गुनहगार समझते हैं ना? शहराम ने सजल की तरफ इशारा किया जो खामोशी से खड़ी थी। आप सबको लगता है कि इसने शादी से पहले कोई गुनाह किया था? बेटा, अब इन पुरानी बातों को मत कुरेदो, सजल की मां ने कहना चाहा। नहीं खालाजान, आज वही बात होगी। शहराम चीख पड़ा। क्योंकि वो गुनाह सजल ने नहीं किया था, वो मैंने किया था। कमरे में जैसे बम फटा हो। सबकी आंखें हैरत से फैल गईं। क्या मतलब? सजल के भाई ने गुस्से से पूछा। होश में तो हो तुम? हाँ, मैं होश में हूँ। शहराम रो पड़ा। इस रात हॉस्टल में कोई गैर नहीं गया था, मैं गया था। मैंने गार्ड को पैसे दिए थे, मैंने सजल को नशावर दवा दी थी और इसकी बेहोशी का फायदा उठाया था। ये मासूम बच्चा नाजायज नहीं है, मेरा खून है। ये मेरा और सजल का हलाल का बच्चा है, क्योंकि हमारा निकाह हो चुका था। लेकिन मैंने जानबूझकर इसे नाजायज का नाम दिया ताकि मैं सजल के ना तोड़ सकूं। कमरे में मौजूद हर शख्स साकित था। सजल के वालिद का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। सजल की मां ने मुंह पर हाथ रख लिया। शहराम ने अपनी मां से शर्म से पानी पानी हो गई। तुमने तुमने अपनी बीवी को रुस्वा किया। सजल के वालिद आगे बढ़े और शहराम के गिरबान तक हाथ ले गए, लेकिन इसकी माजूरी देखकर रुक गए। तुम इंसान हो या शैतान? हमने तुम पर अंधा इत्मीनान किया और तुमने हमारी बेटी को जीते जी मार दिया। हाँ, मैं शैतान बन गया था। शहराम हाथ जोड़कर गड़बड़ाया। मेरी जिद और तकब्बुर ने मुझे अंधा कर दिया था, लेकिन अल्लाह ने मुझे सजा दे दी। देख ले मेरा हाल, मैं जिंदा लाश बन गया हूँ। मैं आज सबके सामने इकरार करता हूँ कि सजल पाक है, वो दुनिया की सबसे पाकीज़ा औरत है। गंदा मैं हूँ, जलील मैं हूँ। वो व्हील चेयर से गिरने के अंदाज में झुका। मुझे माफ कर दे खालू, मुझे माफ कर दो। सजल के वालिद ने नफरत से मुंह फेर लिया। माफी हमसे नहीं, इस बच्ची से मांगो जिसका तुमने तमाशा बनाया। सबकी नजरें अब सजल पर मरकूज थी, जो पत्थर की मूर्ति बनी खड़ी थी। इसकी आंखों से आंसू जारी थे, लेकिन ये आंसू देख कर नहीं, दुख के नहीं, बल्कि शुक्र के थे। इसके रब ने इसकी सुन ली। इसकी पाकदामनी की गवाही इसी जुबान से दिलवा दी थी जिसने तोहमत लगाई। घर वाले जो कल तक इसे धुतकार रहे थे, अब शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़े थे। इसकी मां रोती हुई आगे बढ़ी और सजल को गले लगा लिया। हमें माफ कर दे मेरी बच्ची, हम अंधे हो गए थे, हमने तुझ पर एतबार नहीं किया, हम बहुत बुरे माँ बाप हैं। सजल ने माँ के आंसू पूछे। कोई बात नहीं अम्मी, अल्लाह हक को जाहिर करने वाला है। फिर वो शहराम की तरफ मुड़ी। शहराम की नजरें इसके कदमों में थी। सजल, शहराम ने सिसकते हुए कहा, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, मैंने सबको सच बता दिया। मैं जलील हो गया, मैं सबकी नजरों से गिर गया। अब तो मुझे माफ कर दोगे ना? अब तो तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना? मुझे तुम्हारी जरूरत है सजल, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। सजल ने एक लंबी गहरी सांस ली। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी। मैं तुम्हें माफ करती हूँ शहराम। सजल की आवाज धीमी लेकिन मजबूत थी। शहराम के चेहरे पर उम्मीद की किरण जागी। मैं तुम्हें अल्लाह की रजा के लिए माफ करती हूँ, क्योंकि बदला लेना मेरे रब का काम था और इसने ले लिया। लेकिन फिर सजल का लहजा बदल गया। लेकिन मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। शहराम की उम्मीद दम तोड़ गई। क्या? सजल एक कदम आगे बढ़ी। तुम्हें क्या लगता है शहराम कि तुम सच बोलोगे और सब ठीक हो जाएगा?
اس کی آواز میں درد اور کرب کا طوفان تھا۔ جو شیشہ تم نے توڑا ہے وہ جڑ تو سکتا ہے، لیکن اس میں دراریں رہ جاتی ہیں۔ تم نے میرے کردار کو مشکوک کیا، تم نے میرے پیٹ میں پلنے والے اس معصوم کو ناجائز کا تانا دیا، تم نے مجھے اس وقت تنہا چھوڑا جب مجھے تمہاری سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ سجل نے اپنے آنسو پونچھے۔ میں تمہاری خدمت کر رہی تھی کیونکہ میرا فرض تھا اور انسانیت تھی، لیکن اب جب میرا دامن صاف ہو چکا ہے، میں اس شخص کے ساتھ ایک چھت تلے سانس بھی نہیں لے سکتی جس نے میری روح کا قتل کیا ہو۔ میرا دل تمہارے لیے مر چکا ہے شہرام۔ عزت بحال ہو سکتی ہے لیکن محبت اور بھروسہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے۔ سجل مت جاؤ، میں معذور ہوں، میرا کون خیال رکھے گا؟ شہرام بچوں کی طرح بلک پڑا۔ یہ تمہارا مکافات عمل ہے شہرام، اس سے تمہیں اکیلے بھگتنا ہوگا۔ سجل نے آخری فیصلہ سنا دیا، جسے اس میں اپنی اذیت اکیلے کاٹی ہو، اب تم تنہائی کاٹو۔ اس نے مڑ کر اپنے والد کو دیکھا۔ ابو مجھے گھر لے چلیں۔ اس کے والد نے نم آنکھوں کے ساتھ سر ہلایا اور بیٹی کا ہاتھ تھام لیا، وہ ہاتھ جو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، آج مضبوطی سے تھام لیا۔ سجل نے ایک آخری نظر اس گھر پر نہیں ڈالی، وہ سر اٹھا کر پورے وقار کے ساتھ دروازے سے باہر نکل گئی تھی۔ اس کی چال میں اب کوئی خوف نہیں تھا، کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ وہ سرخرو ہو چکی تھی اور پیچھے ڈرائنگ روم میں اپنے ویل چیئر پر بیٹھی شہرام اپنے کیے کے سزا بھگتنے کے لیے بالکل تنہا رہ گیا تھا۔ اس کے بعد سب سے دولت تھی اور اس کی معذوری۔ اس کے کانوں میں سجل کے الفاظ گونج رہے تھے اور سامنے خالی دروازہ اس کی باقی ماندہ زندگی کی ویرانی کا پتہ دے رہا تھا۔ مکافات عمل کا دائرہ مکمل ہو چکا تھا۔